जय हिंद दोस्तों। परसेंटेज के इन बड़े बड़े सवालों को देखकर आपको भी लगता होगा कि इनमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता होगा और बहुत लोग जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ट्रिक नहीं पता है, वो लोग कैलकुलेशन करते भी हैं इतना लंबा चौड़ा। तो आपको आज के इस क्लास में इन सवालों का बेस्ट अप्रोच, बेस्ट तरीका, ताकि आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, ना के बराबर कैलकुलेशन करना पड़े, ऐसा ट्रिक हम आपको यहाँ पर आज के क्लास में बताने वाले हैं। इसलिए क्लास में शुरू से अंतिम तक जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस क्लास में परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास शुरू किया जाए। दोस्तों, रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 25% वृद्धि हुई, दूसरे साल यहाँ पर 20% की कमी हुई तथा तीसरे साल 10% बढ़ गया। प्रारंभिक 50,000 था तो 3 साल बाद कितना होगा। इस टाइप के सवाल हमने आपको करवाया भी था, पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है, लगाने का तरीका बहुत आसान है। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर 50,000 है, तो शुरुआती जनसंख्या यहाँ पर 50,000 लिख लीजिए। अब इसमें कह रहा है पहले साल 25% बढ़ाइए, तो 25% बढ़ाने का अर्थ क्या है, 125% हो जाना है ना। तो 125% यानी डिवाइड बाई 100 इंटू दूसरे साल 20% कम हुआ तो 100 में 20 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो 80% यानी डिवाइड बाई 100। फिर इसके बाद तीसरे साल 10% की वृद्धि हुई, तो अगर 10% बढ़ा देंगे तो 100 + 10 110% आ जाएगा। तो परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। अब आप इसको सॉल्व करने से अच्छा है या तो डिजिटल सम लगा लीजिए या फिर कुछ और लगा लीजिए, है ना। लेकिन आपको इसमें एक यूनिक नंबर दिख रहा होगा, कौन सा, अगर 0 0 काट दे तो 11 दिख रहा है यहाँ पे। तो 11 का मल्टीपल ही हमारा कोई न कोई आंसर आने वाला है, क्योंकि 11 नीचे तो कहीं कट नहीं पाएगा। इसका मतलब हमारे आंसर में 11 का प्रोडक्ट हुआ है, सॉरी मल्टीप्लाई हुआ है। तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं हुआ है क्योंकि 11 × 5 = 55 होता है, जबकि ये 57 है, इसमें भी नहीं हुआ है। इसमें देखिए 11 × 5 = 55, 3 बचा 35, नहीं होगा, ये भी 11 का मल्टीपल। ये 11 का मल्टीपल है, ये वाला भी 11 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 11 × 5 = 55, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा ये भी 11 से, है ना। तो एक ही ऑप्शन है 11 से कटने वाला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ये ना लिखते तो भी आपको एक चीज़ पता था कि यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं 110% हो रहा है और 110 में 11 छुपा हुआ है, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बिना सॉल्व किए। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 126 देखिए, उसी टाइप का प्रश्न है। बीच के जो प्रश्न है, जो प्रश्न स्किप करते जा रहे हैं वो सवाल आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे, और उस टाइप के अगर बहुत सारे प्रश्न दिए हैं तो उन्हीं को स्किप कर रहे हैं, है ना। एक टाइप के बहुत सारे प्रश्न अगर हैं तो उनको बीच बीच में स्किप कर दे रहे हैं। बाकी आपको PDF में सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा जो यहाँ पर छूट जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे वर्तमान में एक वस्तु की कीमत 11,875 रुपया है। पहले वर्ष में इसकी कीमत 10% और दूसरे साल 44% बढ़ती है। तो बढ़ती है का क्या मतलब हुआ, 10% अगर बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा, और 110% का अर्थ हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं 11 छुपा हुआ है 110 में। तो 11 का मल्टीपल भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर 11 का मल्टीपल चेक करें तो देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ 6 और 3 9 हो जाएगा। तो 4 और 9 में 5 का डिफरेंस है, और डिफरेंस 5 जो है 11 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसी तरीके से इसको चेक करिए, 1 1 2, 2 और 8 10 हो जाएगा ये, और ये 6 3 9 हो गया। तो 10 और 9 में 1 का अंतर आया है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए और फिर उनका डिफरेंस लीजिए, और अगर वो डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ गया, जैसे 0 11 22 33, इस तरीके से डिफरेंस अगर आता है तो वो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। इसको भी चेक करिए, 1 और 2 1 1 2, 2 और 6 यहाँ पर 8 हो जाएगा,
और इधर 9 है, तो 9 और 8 का डिफरेंस 1 आएगा। ये ऑप्शन भी आपका 11 से नहीं कटेगा। एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें भी लगा के देख लेते हैं। देखिए 1 और 1 2, 2 और 7 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर यहाँ पर आप देखिए 6 और 3 है ना, अल्टरनेट 3 और 6, तो 3 और 6 ये भी 9 हो गया। तो 9 माइनस 9 डिफरेंस कितना आया, 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको लगाना है तो पहले इसको लिखिए, 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा, फिर 144% हो जाएगा, फिर 70% हो जाएगा। 30% की कमी यानी 70%। तो इससे भी आप लोग लगा सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट पर 129। ठीक है, 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी। यदि 2 क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या 95% प्रति दशक के दर से वृद्धि हुई तो 1950 में, यानी पहले डिकेड में, पहले डिकेड का मतलब क्या हुआ, 1930 से 1940, फिर दूसरा डेकेड होगा 1940 से 1950, तो 2 डेकेड में कितना बढ़ जाएगा। हर एक डेकेड में कितना बढ़ रहा है, 95% यहाँ पर बढ़ रहा है। तो कितनी जनसंख्या थी, निकाल लीजिए कितना होगा। देखिए तो 1930 में कितना है, 3,48,000। पहले साल भी 95% बढ़ाएंगे तो 195% हो जाएगा। 195% यानी डिवाइड बाई 100, और फिर इसमें भी 195% हो जाएगा दूसरे साल भी, है ना। अब इसमें कोई यूनिक नंबर ढूंढने का कोशिश करिए। यूनिक नंबर अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि इसमें 3 छुपा हुआ है ना, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, तो इसमें भी 3 है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अरे 9 1 10 5 15, ये 3 से नहीं कटेगा क्या, तो 3 इसमें भी है। इस 195 में भी 3 है कहीं ना कहीं, तो आपके पास 2 3 मिल गया, 2 ठो 3 मिल गया। तो समझ लीजिए 9 का मल्टीपल चेक करना है आपको, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए कितना होगा। देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 कट गया, 3 3 6 3 9 ये भी कट गया, 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 9 से नहीं कटेगा, तो संख्या 9 से नहीं कटी। ठीक है, इसके बाद 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 3 2 5 1 6 ये भी 9 से नहीं कट गया, ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा आंसर। 7 2 9 कट गया, 3 3 6 और ये 1 1 2 2 1 3, तो 9 हो गया। 9 ये संख्या 3 से कट जाएगी, सॉरी 9 से कट जाएगा, है ना। इसको भी चेक कर लीजिए, ये दोनों कट गए 9 से। फिर यहाँ पर आप देखिए कि 3 3 6 2 8 1 9, ये तो 9 से कट गया, लेकिन 2 बच रहा है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो 9 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है दोस्तों कि मल्टीप्लाई करने लग जाएं। आपको अगर तरीके पते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, ये सारी चीज़ें, तो आपको उसी से लगाना है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है और आप जल्दी आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। 1968 में कस्बे की जनसंख्या 4,85,000 थी। यदि 2 क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% प्रति दशक की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर बोला गया है कि 1988 में, यानी हर एक दशक में 20% बढ़ रहा है। तो पहले डेकेड में भी 20% बढ़ेगा तो 120% हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। 120% यानी डिवाइड बाई 100, और फिर दूसरे डेकेड में भी 20% बढ़ेगा तो 120% हो जाएगा। किसका यहाँ पर, तो इस वाली संख्या का, तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा। अब इसमें देखिए फिर से 9 का मल्टीपल आ रहा है ना। ये जो संख्याएं दी गई हैं एग्जैक्ट वैल्यू हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू में हम डिविजिबिलिटी रूल बड़े आराम से लगा सकते हैं। 12 में 3 है, इस वाले 12 में भी 3 है कहीं ना कहीं, तो 3 × 3 यानी कि 9 बन गया हमारा। तो 9 का मल्टीपल देख लीजिए कौन सा आंसर हो रहा है। अगर नहीं आएगा, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं 9 के मल्टीपल, तो फिर चेक किया जाएगा और कोई तरीका, ठीक है। अदरवाइज़ यही ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो भाई साहब 9 कट गया, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 भी 9 से कट जाएगा, लेकिन ये जो 5 है नहीं कट पाएगा। ठीक, 9 कट गया, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 5 13 होता है, 9 से नहीं कटेगा। इसको देखिए 9 कट गया, 8 4 12 6 18, 18 9 से कट जाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 9 कट गया, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 7 15 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 9 से डिविजिबल है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। बीच बीच में एक आध सवाल ऐसा दे देता है
हर एक एग्ज़ाम में जिसमें आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ सकता है, यानी कि कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, वैसा ही ये सवाल है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन में आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी। महेश को पहले वर्ष अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि और दूसरे साल यहाँ पर 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। प्रेजेंट में उसकी बिक्री इतनी है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 साल पहले मान लेते हैं कि x रुपए की बिक्री थी। पहले साल 2% बढ़ा, तो 2% अगर बढ़ाएंगे तो 102% हो जाएगी वैल्यू, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई। फिर दूसरे साल 20% बढ़ाएंगे तो 20% का मतलब 120% होगा, तो 120% यानी डिवाइड बाई 100, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, मतलब 12/10 आ गया। इज इक्वल टू अब कितना है बिक्री प्रेजेंट में बढ़ने के बाद? तो बढ़ने के बाद 190400 ये है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए करते हैं, यहाँ पे देखते जाइएगा। तो अगर देखा जाए तो ये संख्या 3 से कटेगी, ये वाली तो 3 से नहीं कट रही है, लेकिन 17 से अगर देखा जाए तो 17 छक्के 102 होता है ना, तो क्या ये 17 से कटेगा? 17 एकम 17 बचा 2, फिर 17 एकम 17 और 3, 17 दूना 34, ठीक है, ये 17 से कट जाएगा, है ना। तो आप इसको काट लीजिए, अगर कट रहा है तो काट लीजिए। 17 से ये 6 बार में कट जाएगा, 17 से इसको काटिए, 17 एकम 17 बचा 2, तो फिर 17 एकम 17 3 बचा, 17 दूना 34 यानी कि 00, ये 17 से कट गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो 4 से भी इसको निपटा सकते हैं, पहले तो हाँ ठीक है 4 से भी काट लीजिए। 4 से ये 3 बार में कट गया, है ना, तो इसको 4 से काटिए, कितना होगा? 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है, बचा कितना 3, तो 4 अट्ठे 32 यानी कि 2800 आ गया 4 से काटने पे। अच्छा 2 से और भी काट सकते हैं आप लोग, है कि नहीं, 2 से और भी काट सकते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना होगा? 3 हो जाएगा, और 2 से इसको अगर निपटाएंगे तो 1400 आ जाएगा। क्लियर। अब इधर है 1400 1400, और देखिए ये दोनों जो हैं 100 और 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि टोटल 3 जीरो और चिपक जाएगा, डिवाइड बाई ये 3 × 3 यानी कि 9 नीचे आ जाएगा, यही x का वैल्यू आएगा। अब सिर्फ 9 से आपको डिवाइड करना है, कितना आएगा बताइए? तो 9 एकम 9, ठीक है, बचा कितना यहाँ पे 5, तो 50 हो गया। 9 पंजे 45 यानी 1 और 5 आएगा शुरू में, ठीक है, 9 पंजे 45 बचा 5, तो फिर 0 आ गया, फिर 9 पंजे 45, है ना, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 पंजे 45, तो 155 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे अब आपको नहीं डिवाइड करना है, इतने से ही आपको पता चल गया कि कौन सा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं यहाँ पे। जब एक गांव में 10% निवासियों को हैजा से मृत्यु हो गई तो एक घबराहट फैल गई, जिसके दौरान 25% शेष 25% निवासी गांव छोड़कर चले गए। ठीक, फिर जनसंख्या इतनी रह गई, मूल निवासियों की संख्या कितनी है? आसान सा प्रश्न है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कि शुरुआत में मूल निवासियों की संख्या कितनी थी? x थी, है ना। अब इसमें कह रहा है कि 10% निवासी हैजा से मृत्यु हो गई, यानी कि 10% जनसंख्या कम हो गई। तो जनसंख्या अगर पहले 100% थी तो उसमें 10% कम करेंगे तो अब संख्या कितनी बचेगी? 90% बचेगी, यानी कि 9/10 बचेगी, है ना। फिर इसके बाद कह रहा है कि जो बचे हुए थे, बचे हुए इतने ही हैं, यही आपके क्या हैं? बचे हुए हैं। इन बचे हुए में से, शेष में से 25% निवासी गाँव छोड़कर चले गए। अब ये बताइए, बचे हुए में अगर 25% चले जाएंगे तो 75% बचेंगे, है कि नहीं? अरे भैया, 10% ख़त्म होने के बाद जो वैल्यू बची है वो अपने आप में 100% है। उस 100% में से अगर 25% और छोड़कर चले गए तो क्या होगा? 75% बचेंगे। तो यहाँ पर अब सिर्फ 75% बचेंगे, और 75% कितना होता है? 3/4 होता है। तो डायरेक्ट आप वैल्यू ही रखिए, फ्रैक्शन वैल्यू ही रखिए, है ना। तो इतने ही निवासी अब बचे हुए हैं, जनसंख्या बची हुई है, और जनसंख्या रह कितनी गई है? 4050, इतनी रह गई है। आप इसको काट पीट लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसे काटना है वैसे काटिए। ठीक है, 9 से काट लेंगे, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 450 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो ये 150 हो जाएगा, है ना। और ये 10 चौके 40 उधर चला जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है 15 चौके 60 यानी 6000। तो 6000 शुरुआत में जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 137 देखिए। पिछले वर्ष दूध के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई थी, और इस वर्ष फिर से मूल्य में 12% की वृद्धि होगी, यानी कि लगातार 2 साल बढ़ा है। 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले कितना था? वैल्यू 60 था,
है ना, 60 रुपये था। अब दूध का मूल्य क्या होगा, तो ऐसे ही लगाना है। 60 था, पिछले साल कितना बढ़ा, 15%। तो अगर 15% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा, है ना। वैसे 23/20 भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल रहने दीजिए। तो 115% यानी डिवाइड बाई 100। फिर 12% बढ़ा तो 112% हो जाएगा, है ना, 112% यानी डिवाइड बाई 100। अब आप चाहें तो इसमें DS भी लगा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम नहीं लगाइए, क्योंकि हर एक का डिजिटल सम इक्वल आएगा, है कि नहीं। हर एक का DS इक्वल आएगा, क्योंकि 7 7 8 2 तो सब जगह है, तो DS तो बराबर ही आएगा। तो क्या किया जाए, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट भी लगाएंगे तो 2 जगह 2 है ना, फंसना पड़ेगा। फिलहाल फिर भी अगर देखते हैं तो 1 0 से मान लीजिए 1 0 काट दिया हमने, और 5 से इसको काट दीजिए 2, ठीक है। 5 से अगर हम इसको काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये 23 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। क्लियर। अब ऊपर का DS देखिए कितना आएगा, DS कह रहे हैं यूनिट डिजिट, तो 3 3 9 9 दूना 18, ठीक है। 3 3 9 9 दूना 18, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। और चूंकि डिवाइड बाई 100 है ये है, तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, 2 डिजिट छोड़ के हमारा दशमलव लग जाएगा। तो 8 कहाँ पे आ रहा है, इत्तेफाक से एक ही जगह 8 है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। सवाल नंबर 138, ठीक है। टाइप यहाँ पर अब चेंज हो रहा है, टाइप नंबर 8 यहाँ पर शुरू हो रहा है दोस्तों, है ना। टाइप 8 यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, टाइप नंबर 8, टाइप 8वां यहाँ पे शुरू हो रहा है आपका। क्लियर। चलिए आइए यहाँ पे सवाल को देखते हैं। अब इसमें पेट्रोल की कीमत इतना % प्रति लीटर बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इसके खर्च पर केवल 33% बढ़े, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला बताते हैं। याद रखिएगा E = PC होता है, EPC, है ना, EPC। अब ये है क्या, इनका मीनिंग क्या है। E का मतलब होता है एक्सपेंस यानी खर्च, ये क्या है हमारा दोस्तों, ये है हमारा यहाँ पर खर्च, ठीक है, ये है खर्च या व्यय। = P का मतलब होता है मूल्य यानी कि प्राइस, और इनटू यहाँ पर कंजम्पशन यानी कि खपत, ठीक है। EPC ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, ये हमेशा ऐसे सवालों में काम देता है, रामबाण की तरह काम करता है ये फॉर्मूला। EPC मतलब एक्सपेंस एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये होता है। चलिए अब जिसमें जो बढ़ोतरी दिया है उसको पहले लिख लीजिए। प्राइस में 75% बढ़ा, 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है, यानी वैल्यू 4 से 3 बढ़ जाएगी। वैल्यू जो है 4 से 3 बढ़ जाके कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये प्राइस है आपका, मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है इसके खपत में क्या करें हम, कि खर्चा जो है एक्सपेंस, अब एक्सपेंस कितना बढ़ रहा है, एक्सपेंस जो है 33% बढ़ रहा है। तो 33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33 बटे यहाँ पर 100, है ना, कितना होता है, 33/100 होता है। तो वैल्यू 100 से कितनी पहुँच जाए, 133 हो जाए, है ना, यानी कि खर्चा जो है वो 100 से 133 हो जाए। आपको पूछा गया है यहाँ पे किस में, खपत में, यानी कंजम्पशन हमें निकालना है। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लीजिए, जो चीज़ हमें निकालना है उसी का फॉर्मूला यहाँ से निकालिए। कंजम्पशन बराबर क्या होगा, एक्सपेंस डिवाइड बाई प्राइस हो जाएगा। तो एक्सपेंस और प्राइस को डिवाइड कर लीजिए दोनों जगह बस। तो यहाँ है 100 डिवाइड बाई 4, एक्सपेंस कितना है 100 डिवाइड बाई 4, है ना। तो 100/4 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 133/7 इधर कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस डिवाइड बाई प्राइस। अरे भैया एक्सपेंस कितना है बाद वाला, 133, और प्राइस कितना है 7 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 7, 7 नहीं हो 63, है ना। तो अब देखिए कि आपका जो कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, 25 से 19 हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 6 की कमी हो रही है कि नहीं। ये 6 की कमी किस पर हो रही है, यहाँ पर शुरू में कितना था 25, तो 6/25 हो जाएगा। बस यहाँ से आपका आ गया कितना, 100% से मल्टीप्लाई करते ही ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो 25 चौके 6 और 6 चौके 24%, तो 24% इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C होगा। तो इस टाइप का सवाल इस फॉर्मूले के सहारे आप लोग बड़े आराम से बना सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, उसी टाइप का प्रश्न है। पेट्रोल के मूल्य में
प्रति लीटर 80 रुपये की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय यानी खर्च केवल और केवल यहाँ पे 35% बढ़े। ठीक है, चलिए तो वही EPC लगाना है आपको, है ना। आपको प्राइस कह रहा है कि 80% बढ़ जाता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है, यानी कि जो प्राइस है वो 5 से 4 बढ़ जाएगा, तो 4 बढ़ेगा यानी कि 9 हो जाएगा। तो ये प्राइस का रेशियो आ गया पहले और बाद में। फिर इसके बाद खपत में कितना कमी करें कि खर्चा जो है, खर्चा यानी कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना बढ़े, सिर्फ 35% बढ़े। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/20 है कि नहीं, क्योंकि 35/100 करेंगे, 5 से काटेंगे तो 7/20 आ जाएगा। यानी कि वैल्यू जो है एक्सपेंस जो है एक्सपेंडिचर वो 20 से 7 बढ़ जाए, यानी कि यहाँ पर 27 हो जाए। अब ये तो आसान है ना, ये तो आसान है। देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आप देखिए आपको निकालना है यहाँ पर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या होता है, E = P × C। तो C यहाँ से कितना आएगा, एक्सपेंस अपॉन प्राइस, ये हो जाएगा। तो एक्सपेंस अपॉन प्राइस करिए, यहाँ पे कितना होगा, एक्सपेंस 20 है, प्राइस 5 है, तो 20/5 यानी कि 4 होगा, 27/9 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये तो आसान था। मतलब कंजम्पशन को 4 से 3 करना पड़ेगा, यानी कितना कम करना पड़ेगा, 1 यूनिट कम, कहाँ से, 4 से। तो 1/4 25%, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस टाइप के सवाल अब आप यहाँ पर बड़े आराम से लगा लेंगे। इस सवाल को देखिए, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। एक चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपये में 2.5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। ठीक है, चलिए चीनी की वास्तविक प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी, बेसिक से बताएंगे, कॉन्सेप्ट से बताएंगे। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप लगा लेंगे। अगर सिर्फ ट्रिक बता दिया हमने तो ट्रिक से एक ही टाइप का प्रश्न बन पाएगा, है ना। हर एक टाइप के प्रश्न आप नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए। इसमें आपको प्राइस क्या दे रखा है दोस्तों, प्राइस यहाँ पर कह रहा है कि 20% कम हो जाता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी प्राइस जो है 5 से 1 कम हो जाएगा। तो 5 से 1 कम करिए, 4 हो गया। ठीक है, प्राइस यहाँ पर कम हो गया। अब आपको पता है कि एक्सपेंस = प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है ना। इसमें ये कह रहा है कि भैया 160 रुपये में, जैसे ही प्राइस कम हुई वो 160 रुपये में ही 2.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है अब, है ना। उसको 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी मिलते हैं, यानी कि कंजम्पशन उसका बढ़ गया 2.5 किलोग्राम। लेकिन क्या ये बताइए प्राइस बढ़ या घट रहा है। पहले भी वो 160 रुपये में कुछ चीनी खरीद रहा होगा, अभी भी वो 160 रुपये में कुछ चीनी खरीद रहा है। तो जो खर्चा है चीनी पर, यानी एक्सपेंस जो है, ये क्या हो चुका है दोस्तों, कांस्टेंट हो चुका है। अगर एक्सपेंस कांस्टेंट हो गया, खर्चा कांस्टेंट हो गया, तो जिस रेशियो में प्राइस घटेगा उसी रेशियो में आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर, यानी कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल मतलब कि इन्वर्स में होंगे। तो अगर प्राइस यहाँ पर 5 से 4 हो रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा, 4 से 5 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। या फिर इसी चीज़ को आप 1/5 और 1/4 भी कह सकते हैं। तो 1/5 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा। यानी कि अब जो है कंज्यूम कितना अधिक कर पा रहा है, वो 1 यूनिट अधिक कंज्यूम कर पा रहा है, यानी 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है। तो 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक खरीद पा रहा है चीनी, 2.5 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 kg हो गई। आपको क्या चाहिए, वास्तविक प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य चाहिए। तो बताइए 1 की वैल्यू 2.5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 2.5 का 4 गुना 10, मतलब वो पहले वास्तविक में 10 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा था। ठीक है, 10 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा था। तो हमें तो चाहिए यहाँ पर क्या, 1 किलो चीनी का मूल्य। बताइए वो 160 रुपया खर्च करता था, 160 रुपये खर्च करता था 10 किलो चीनी खरीदने के लिए। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, 16 रुपये हो जाएगा। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो इस टाइप के सवालों में अब आपको दिक्कत नहीं होगी, कहाँ कैसे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है ये भी आपको
बहुत अच्छे से समझा दिए हैं दोस्तों। ट्रिक मत रटिए, क्योंकि ट्रिक रटेंगे अगर तो थोड़ा सा भी सवाल घुमाएगा तो आप फंस जाएंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट, ये जो हमने आपको बताया है EPC, ये कैसे चेंज होगा, कब कौन कांस्टेंट है आपको देखना पड़ेगा, कांस्टेंट के हिसाब से आपको दोनों में चेंज लिखना है। ठीक है।